आज की इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी का टॉपिक 1 जो कि हिंदी भाषा एवं भाषा विज्ञान से संबंधित है, इससे संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, साथ ही उन सभी प्रश्नों को भी लिया है जो इस टॉपिक से एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो दोस्तों, आप हमारी वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप सभी क्लासों को क्रम से अटेंड करते हो तो आप यकीन मानना इनसे बाहर आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। चाहे तो आप इसी टॉपिक को पढ़कर इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि भाषा शब्द किस भाषा की धातु से बना है। तो भाषा शब्द की अगर हम बात करें तो ये जो बना है ना, ये संस्कृत भाषा की धातु से बना शब्द है भाषा। अगला क्वेश्चन है भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है। तो भाषा शब्द संस्कृत की जो है ना, ये भास धातु से बना है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अब बात करते हैं कि भास धातु का अर्थ क्या होता है। तो भास धातु के अर्थ की अगर हम बात करें तो भास धातु का अर्थ होता है बोलना या कहना। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है वह माध्यम जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव, विचार और भावनाओं को व्यक्त करता है क्या कहलाता है। तो वह माध्यम कहलाता है दोस्तों भाषा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भाषा का निर्माण किनसे मिलकर होता है। तो भाषा के निर्माण की अगर हम बात करें तो भाषा का निर्माण जो होता है ना दोस्तों, ये किनसे मिलकर होता है, ये वाक्यों से मिलकर होता है, यानी कि ऑप्शन सी। वाक्य का निर्माण किनसे मिलकर होता है। तो वाक्य का निर्माण जो होता है ये शब्दों से मिलकर होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है शब्दों का सार्थक समूह या संकेत क्या कहलाता है। तो शब्दों का सार्थक समूह या संकेत को भाषा कहा जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट, शब्दों का निर्माण किनसे मिलकर होता है। तो शब्दों का निर्माण जो होता है मूल ध्वनि अर्थात वर्ण से मिलकर होता है। भाषा के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं। तो भाषा के प्रमुख अंग की अगर हम बात करें तो भाषा के प्रमुख अंग होते हैं वाक्य, शब्द और मूल ध्वनियां। किसके अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट करता है तथा दूसरों के विचार समझ सकता है। तो किसके अनुसार है। तो ये है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। आपको दोस्तों ये भी बताना है कि इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपको पहले से पता थे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा और बिल्कुल निचोड़ के साथ पढ़ाऊंगा, यानी कोई भी किताब भी लेने की आपको आवश्यकता नहीं होगी अगर आप सभी क्लासों को क्रम से अटेंड करते हो। तो अभिव्यक्ति की दृष्टि से भाषा के कितने रूप होते हैं। तो अभिव्यक्ति की दृष्टि से भाषा के रूप की अगर हम बात करें तो भाषा के 3 रूप होते हैं। और ये रूप कौन कौन से होते हैं। तो अभिव्यक्ति की दृष्टि से भाषा के रूप होते हैं मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। नेक्स्ट, परिचर्चा अर्थात विस्तृत व्याख्या भाषा का कैसा रूप है। तो परिचर्चा अर्थात विस्तृत व्याख्या भाषा के जो है ना, ये मौखिक रूप के अंतर्गत आते हैं। भाषा का वह रूप कौन सा है जिसमें अक्षर या चिन्हों की सहायता से हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं। तो भाषा का वह रूप है लिखित रूप। कोई भी पत्र, लेख, निबंध, कहानी आदि किस भाषा के अंतर्गत आती है। तो ये आती है दोस्तों, यानी भाषा के किस रूप के अंतर्गत आती है। तो ये लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, जिन संकेतों के द्वारा बच्चे, गूंगे और बहरे अपनी बात दूसरों को समझाते हैं उसे कौन सी भाषा कहते हैं। तो उसे कहते हैं सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है ध्वनि। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। बात हुई है लिखित भाषा की, तो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है वर्ण। 2 या 2 से अधिक शब्द जो सार्थक अर्थ नहीं देते हैं क्या कहलाते हैं।
तो दो या दो से अधिक शब्द जो सार्थक अर्थ नहीं देते हैं शब्द समूह कहलाते हैं। जैसे जाएगा मोहन विद्यालय कल, ये क्या है? तो ये दोस्तों शब्द समूह है, क्योंकि इसमें चार शब्द हैं परंतु यह निश्चित अर्थ नहीं दे रहे हैं, अर्थात ये उल्टे क्रम में लिखे हुए हैं, तो इसलिए ये शब्द समूह है। और वाक्य जो होगा ना वो कुछ ना कुछ सार्थक अर्थ जरूर देगा। नेक्स्ट, अवहट नाम का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? अवहट नाम का जो सबसे पहले उल्लेख किया गया था यह किया गया था विद्यापति के द्वारा। विद्यापति ने किस पुस्तक में अवहट नाम का उल्लेख किया था? तो इन्होंने किया था कीर्तिलता में। आपको यह भी याद रखना है कि कीर्तिलता पुस्तक के जो लेखक है वो है विद्यापति। नेक्स्ट, विश्व की 10 सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी किस स्थान पर आती है? तो विश्व की 10 सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी जो आती है ना ये आती है तीसरे स्थान पर। पहले स्थान पर विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो पहले स्थान पर आती है दोस्तों अंग्रेजी भाषा। बात करें दूसरे स्थान पर विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो दूसरे स्थान पर आती है चीनी मंदारिन, जो चीन में बोली जाती है। भारत की राजभाषा कौन सी है? तो भारत की राजभाषा की अगर हम बात करें तो भारत की राजभाषा है हिंदी, जिसे संविधान सभा के द्वारा 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया था। भारत में हिंदी को राजभाषा किसने घोषित किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है संविधान सभा ने। नेक्स्ट, आकृत मूलक आकृति या रूप के आधार पर हिंदी कैसी भाषा है? तो यह है व्योगात्मक, विशिष्ट या श्रेष्ठ भाषा। बात करते हैं संस्कृत कैसी भाषा है? तो आकृति या रूप के आधार पर संस्कृत जो है यह संयोगात्मक भाषा है। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी कैसी भाषा है? तो आकृति या मूल के आधार पर जो है ना ये आकृति या रूप के आधार पर अंग्रेजी ये व्योगात्मक भाषा है। नेक्स्ट, कौन सी भाषा सरकार और जनता के मध्य सेतु का कार्य करती है? तो वह कौन सी भाषा है जो सरकार और जनता के मध्य सेतु का कार्य करती है? वह भाषा है राजभाषा। अगला क्वेश्चन है किस भाषा के माध्यम से समस्त प्रशासनिक कार्य संपादित होते हैं? तो वह भाषा कौन सी है जिसके माध्यम से समस्त प्रशासनिक कार्य संपादित होते हैं? वह भाषा है दोस्तों राजभाषा। भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस की अगर हम बात करें तो भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। हिंदी को संविधान सभा के द्वारा राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो सही आंसर है 14 सितंबर 1949 को। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब प्रदान की गई? तो यहां संवैधानिक मान्यता की बात हुई है तो 26 जनवरी 1950 सही आंसर है। हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? तो हिंदी भाषा को लिखने के बात करें तो लिखा जाता है देवनागरी लिपि में। नागरी और हिंदी लिपि के नाम से किस लिपि को जाना जाता है? तो नागरी और हिंदी लिपि के नाम से जाना जाता है देवनागरी लिपि को। देवनागरी लिपि किस लिपि का परिष्कृत रूप है? तो देवनागरी लिपि जो है ना ये ब्राह्मी लिपि का परिष्कृत रूप होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताना। वह लिपि कौन सी है जो बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है? तो वह लिपि है ब्राह्मी लिपि और देवनागरी लिपि। भारत में राजभाषा नीति कब घोषित की गई थी? भारत में राजभाषा नीति लागू कब की गई थी? तो ये की गई थी 26 जनवरी 1950 को। जनगणना 2001 के अनुसार भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बंगाली। अगला क्वेश्चन, भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? तो भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को कहा जाता है अनुतान।
नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है? तो नेपाली जो है ना ये लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। अगला क्वेश्चन, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है व्याकरण से। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? तो पंजाब में हिंदी का प्रचार किया गया था श्रद्धाराम फिल्लोरी के द्वारा। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था 7 जून 1955 को। 7 जून 1955 को प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति ने किस अनुच्छेद के तहत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया था? तो इन्होंने किया था अनुच्छेद 344 के तहत। किसकी अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था? तो ये हुआ था बीजी खैर अर्थात बाल गंगाधर खैर की अध्यक्षता में। अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने हिंदी भाषा एवं भाषा विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का अध्ययन किया और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।